पूरा पक्ष जो है सत्ता पक्ष जो है पूरा मामला जो भाजपा के पल्ला भारी हो गया, भाजपा सत्ता में आ गई। अब उल्टा हो गया। दूसरी बात है, फूल सिंह बरैया को लड़ा रहे हैं। फूल सिंह बरैया को आगे किया जाएगा कि दलित के साथ भाजपा ने खरीद की और दलित को केवल दलित को हराने के लिए, दलित को आगे न बढ़ने देने के लिए भाजपा की ये चाल थी। और फूल सिंह, जैसा कि अंदर खाने से बताया था, फूल सिंह बरैया भांडेर की विधानसभा के उपचुनाव से चुनाव उतारा जाएगा। इससे कहा जाएगा कांग्रेस, भाजपा ने दलित को बली किया हो, लेकिन कांग्रेस दलितों को हित करती है, इसलिए दलित को उपचुनाव का फिर से मौका दे जा रहा है। तो कुल मिला के पलटवार की राजनीति शुरू हो गई और आज से 24 मिशन उपचुनाव का आगाज हो गया है। और ये राज्यसभा का चुनाव समाप्त होते ही शाम से, कल से वापस से पूरी बिसाते बिछना शुरू हो जाएंगी। भाजपा के लिए भी मुश्किलें बड़ी हैं कि मंत्रिमंडल बनाना है। जिस तरह से जिया, आप जिस तरह से अभी बात आ रही है, सिंधिया ने 11 अपने विधायकों जो समर्थक हैं, जो चुनाव के पहले मंत्री बनाने को कहा गया है कि इनको मंत्री बनाया जाए। अभी सपा के राजेश शुक्ला, बसपा के संजीव कुशवाहा, रामबाई और सुरेंद्र सिंह सेरा निर्दलीय, विक्रम राणा निर्दलीय और प्रदीप जायसवाल, ये 3 लोग, ऐसे 6 लोग आए। तो इन्होंने भी मंत्री बनने के लिए ख्वाहिश पेश की है। और जिस तरह रामबाई ने मीडिया में कहा था कि नरोत्तम मिश्रा ने उनको वादा किया था मंत्री बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो कमलनाथ सरकार में भी लगातार मंत्री बनने के लिए दबाव बनाते रहे। और अब सुरेंद्र सिंह सेरा, सबको सामने मालूम है, हर बार मीडिया में आके बयान देते थे कि सरकार गिर जाएगी, मंत्री ने बनाया। तो अब ये लोग सब भाजपा के साथ खड़े हो गए। तो ये जिस प्रवृत्ति के इनकी आदत है, या जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, और ये वापस से प्रेशर बनाएंगे, तो भाजपा कैसे बैलेंस करेगी? ये मंत्रिमंडल भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि ये चुनाव से पहले करना होगा। उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल गठन करते हैं, उसके बाद भाजपा में क्या असंतोष उभरेंगे, कांग्रेस का बेसब्री से इंतजार कर रही है। यही वजह कांग्रेस बार बार भाजपा पर आक्रमण कर रही है, मंत्रिमंडल क्यों नहीं गठन किया जा रहा। तो आज राज्यसभा के चुनाव के बाद नई शुरुआत शुरू होगी उपचुनाव की। और राज्यसभा के चुनाव से ही एक तरह से अग्नि परीक्षा होगी कांग्रेस की कि वो अपने 92 विधायकों को कैसे रोक पाता है। अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो भाजपा के लिए बड़ी बात होगी। सामने भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, क्योंकि जैसे ही राज्यसभा का चुनाव खत्म होगा और उसके बाद स्थितियां थोड़ी बहुत तो साफ हो ही जाएंगी। कौन कितना एकजुट है, कौन कितना शक्तिशाली है, ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन उसके बाद बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि आप सबको संतुष्ट कैसे करना है, और अगर कोई संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए लगातार ये सामने आ रहा था कि पहले से ही बीजेपी ने ये रणनीति बना रखी है, पहले से ही बैठकें हो रही हैं कि अगर कोई बगावती सुर अपनाता भी है तो फिर डैमेज कंट्रोल की क्या रणनीति रहेगी। इसके बारे में लगातार बीजेपी पहले से ही एक रणनीति सोच कर रखी है, और उसके बाद हो सकता है कि इन चुनावों के बाद उस रणनीति पर ही आगे चले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप रणनीति बना रखी, लेकिन रणनीति लीक होने लगी और रणनीति लगभग अभी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। यही वजह है। इसका सबसे पहला उदाहरण है कि सुमावली से जो अजब सिंह कुशवाहा हैं, वो भाजपा छोड़ चुके हैं, कांग्रेस के साथ आ गए हैं। अजब सिंह कुशवाहा वो हैं जो 2018 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे, ऐदल सिंह कंसाना के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हार गए थे। अब ऐदल सिंह कंसाना को प्रत्याशी बनाना चाहती है भाजपा, छोड़ के आए, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, तो भाजपा के प्रत्याशी होंगे। तो अजब सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो एक शुरुआत हो गई है। दूसरा जो लगातार खबरें आ रही, दीपक जोशी की, हाट पपलिया से चुनाव हारे थे मनोज चौधरी से, वो भी सिंधिया समर्थक हैं, तो अब मनोज चौधरी वहां से मैदान में उतरेंगे। तो अगर ये शुरुआत होती है तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी। जो डैमेज कंट्रोल की रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लगेगा। दूसरा जो बड़ी बात है, इसके आगे की बात जो है वो चुनौतीपूर्ण है, वो है मंत्रिमंडल के बाद बैलेंस करना। जो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज हैं, अभी हमारे पास जो सूची है 40 से 45 ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं और मंत्री बनने के पात्र हैं। इसमें 5 से 6 बार के विधायक हैं, 3 से 4 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और लगातार परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, अनुभव रखते हैं। लेकिन अभी 11 की संख्या आ जाने से सिंधिया समर्थकों की उनके नंबर कटना तय है। पास में साथ ही में उपचुनाव से पहले निर्दलियों को, सपा बसपा के उम्मीदवारों को अपने साथ रोकना है, तो उनमें से उनको कोई पद देना होंगे या मंत्री बनाना होगा। तो ऐसे में अगर 2-3 और संख्या बढ़ती है तो उन उम्मीदवारों के नाम कटेंगे जो भाजपा मंत्री पद के दावेदार हैं प्रबल, उनके नाम कटेंगे। तो उनका असंतोष कितना उभरता है, या कि पार्टी गाइडलाइन के अंदर बैठ के चुप बैठते हैं, या उन्हें कहीं और पद दे के संतुष्ट किया जा सकता है, तो उसके ऊपर काम कर रही है भाजपा। और मंत्रिमंडल के ठीक बाद भाजपा संगठन का विस्तार होना है। तो ऐसा माना जा रहा है जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उनको बड़े पद देके संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक पटैया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं विधानसभा के बाहर से। विवेक, हालांकि ये तो हमने देखा कि बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, या फिर बीजेपी आगे कैसे डैमेज कंट्रोल भी करती है, या फिर कौन सी रणनीति अपनाती है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या नजर आती है? राज्यसभा चुनाव के बाद जो भी स्थितियां बनती हैं, अगर पूरे के पूरे 92 विधायक एकजुट होकर नजर आते हैं आज राज्यसभा चुनाव में,
तो ये कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की खबर होगी। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है और कांग्रेस के कुछ विधायक दूसरी तरफ झुके हुए यानी कि बीजेपी की तरफ झुके हुए नजर आते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक और चुनौती होगी। किस तरह की रणनीति अपना सकती है इन चुनावों के बाद उपचुनाव के लिए, क्योंकि एक बेहतर रणनीति के साथ कांग्रेस को आना पड़ेगा। हालांकि कॉन्फिडेंट अभी भी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो नजर आते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थिति इस समय मजबूत तो नहीं कह सकते सत्ता से जाने के बाद, लेकिन ये बात तय है कि कमलनाथ के अंदर वो ताकत है या वो ऐसी प्रतिभा उनके अंदर है कि वो अपनी पूरी कुनबे को इकट्ठा रख सकते हैं। और जो बचे हुए विधायक है, क्योंकि 22 विधायकों के जाने के बाद जिस तरह कांग्रेस के विधायकों का मनोबल कम हुआ है, वही बात तो निश्चित दर्शाता है कि सत्ता चली गई, 15 महीने ही सत्ता रही। कई विधायक अपने अपने क्षेत्र के कई विकास कार्य नहीं कर पाए। उनको लग रहा था कि उनके क्षेत्र में कई विकास काम होंगे, लेकिन ऐसा हो भी नहीं पाया। तो ये तमाम चीज़ें विधायकों के अंदर थी, लेकिन सत्ता जाने के बाद वो काफ़ी निराश है। ऐसी स्थिति में वो ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि विधानसभा उपचुनाव में यदि वापस सत्ता आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों के लिए और कांग्रेस के लिए एक मजबूती भरे निर्णय होंगे। और इसलिए उनको उम्मीद है कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इसलिए हो सकता है कि उपचुनाव के पहले कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ें। लेकिन ये बात भी तय है कि कुछ सीनियर विधायक जो काफ़ी वरिष्ठ है, जिनको पिछली बार मंत्री बनने से जो मौका नहीं मिला था मंत्री बनने का, और वो गाहे बगाहे जो है नाराज़गी की बातें कहते थे, चाहे वो हम केपी सिंह की बात करें, हम लक्ष्मण सिंह की बात करें, तो वो अपनी नाराज़गी की बातें कहते थे। कई बार केपी सिंह से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था, मैं दुखी जरूर हूँ, नाराज़ नहीं हूँ। तो दुखी का मतलब ये है कि मन में टीस है कि इतना सीनियर विधायक होने के बाद मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे कुछ लोग हैं कि उनके मन में अभी भी जो है खटास है, लेकिन वो सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ हैं, पार्टी के सीनियर हैं और कांग्रेस पार्टी को अपना सब कुछ मानते हैं, और इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में हैं, गए नहीं कांग्रेस पार्टी छोड़कर। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बात तय है कि विधानसभा उपचुनाव जो है मिलकर लड़ेगी और सारे विधायक मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि उनको एक उम्मीद है कि यदि उपचुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया और अच्छी सीटें आती है तो सत्ता में वापसी संभव है। हालांकि बीजेपी की राह थोड़ी आसान है सत्ता में बने रहने के लिए, 8-9 विधायकों की ज़रूरत है बीजेपी को, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस की राह थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। विंध्य क्षेत्र के काफ़ी विधायक जो है बीजेपी के नाराज हैं, और मंत्रिमंडल का विस्तार यदि होता है तो उनकी नाराज़गी खुलकर सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी को इस वक्त सिर्फ जो है अपने विधायकों का डर है। यदि विधायक नाराज होते हैं तो बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। दूसरा, इन 24 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने हैं, और जहां पर 22 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी के सिंबल पर अब चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में वहां के स्थापित नेता जो है वो क्या करेंगे, उनके मन में क्या होगा, क्या वो इनको स्वीकार कर पाएंगे, उनके कार्यकर्ता इनको स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए उनकी थोड़ी विधानसभा उपचुनाव में राह आसान नहीं लगती है कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, एकजुटता के साथ उनको जिताएंगे। लेकिन एक बात तय है, बीजेपी के अंदर जो संगठन का अनुशासन है वो कई बार जो है नाराज नेताओं को, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में काफ़ी हद तक सफल होता है। और इसलिए बीजेपी का जो संगठन है वो बार बार बुलाकर ऐसे नेताओं से बातचीत कर रहा है। लेकिन दीपक जोशी हो या तमाम जो लोग हो, वो भले आकर संगठन के सामने कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन बाहर आकर उनकी टीस, उनकी जो नाराज़गी है वो बाहर आकर दिखाई देती है। तो ये बीजेपी के लिए भी काफ़ी मुश्किलें हैं विधानसभा उपचुनाव में इन नेताओं को जिताना। लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि यदि 24 चुनाव में से यदि बीजेपी 10 से 15 सीटें भी जीत जाती है तो एक सेफ जोन में चली जाएगी, सरकार तो बनी रहेगी, उसके बाद की स्थिति देखी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन नेताओं को जिताने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ेगा बीजेपी को, उन स्थापित नेताओं को मनाना पड़ेगा, उन स्थापित नेताओं से चर्चा करनी पड़ेगी, बार बार उनके लिए जो है या कह सकते हैं उनके ऊपर जो नज़रें गड़ा कर रखनी पड़ेगी, और साथ ही आने वाले समय में उनको उपकृत करने के लिए, चाहे वो निगम मंडल आयोग के जरिए हो या अन्य पद के जरिए हो, उनको स्थापित करना पड़ेगा ताकि वो नाराज़गी जो है उनकी जो वो खत्म हो जाए। तो ऐसे 24 विधानसभा में से 22 विधानसभा क्षेत्रों में ये सब कुछ जो है बीजेपी को करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर बीजेपी की राह आसान होगी।
लेकिन कांग्रेस जो है वो बिल्कुल खुलकर विवेक, लेकिन खेलेगी। जरूर कह सकते वो हैं कि दोनों सरकार पार्टियों की गिराने अपनी का पूरा अलग-अलग जो रणनीति है और उसी एपिसोड रहा हिसाब है। से दोनों पार्टियां कार्य भी कर रही हैं। हालांकि आज के बाद क्या बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है ये भी देखने वाली बात होगी। दोनों ही पार्टियां किन रणनीतियों को अपनाती है ये भी देखना होगा। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। हरीश जी, आप भी बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। राज्यसभा के रण से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।